गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेटर के आगे फ्रेमवर्क को यूज करते हुए। इसमें क्या है कि मैंने कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दिया था, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी सारे जो फोल्डर हैं, मतलब मींस अपना कॉन्फ़िग हो गया, और एक हो गया मॉडल, सॉरी कंट्रोलर, और एक मॉडल, और एक व्यू। इसके अलावा आप देखेंगे तो सारे फोल्डर क्या है, एम्प्टी है, मतलब ये भी खाली है। कोर वाला फोल्डर भी खाली था, सिर्फ हमने क्या है एक फाइल बनाई थी। इसमें हेल्पर्स के भी खाली हैं, हुक्स भी खाली है, लाइब्रेरी इसमें भी खाली ही है। मतलब इंडेक्स पेज आपका बना हुआ है और इसमें नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कोई एक्सेस करे अगर इन फोल्डर्स को, तो वो क्या है उस पेज में रिडायरेक्ट कर जाए। इंडेक्स पेज ऑटोमेटिक रन हो जाता है तो वो उसको एरर मैसेज देगा कि एक्सेस फॉरबिडन, मतलब इस डायरेक्टरी को एक्सेस की परमिशन क्या है यूजर को नहीं। ठीक है, बाकी सारे फोल्डर क्या है, एम्प्टी है। तो इनमें हम अभी काम नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो इन सारे फोल्डर्स को हम क्या है यूज करेंगे, जब भी रिक्वायरमेंट होगी अपनी उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी कौन से फोल्डर हैं अपने, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, और एक फाइल है कॉन्फ़िग, जिसमें हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे डेटाबेस से रिलेटेड हो गया, आपका बेस यूआरएल लिखना हुआ, या फिर किसी भी लाइब्रेरी या फाइल को अपने को लोड कराना हुआ, तो ऑटो लोड फाइल, कॉन्फ़िग फाइल और डेटाबेस फाइल, है ना। तो इन तीनों फाइलों का अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक, व्यू वाले फोल्डर के अंदर देखिए आपको कुछ फाइलें जो है पहले से बनी हुई रखी हैं, जैसे CLI और एक HTML। एरर्स नाम का एक फोल्डर बना है, इसमें CLI और HTML नाम का क्या है आपको फोल्डर दिया हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ बने बनाए टेम्पलेट हैं वो दिए गए हैं कि जब डेटाबेस में कोई एरर आए तो ये वाली फाइल रन होगी, है ना। कोई फाइल ऐसी एक्सेस कर रहे हैं जो हमारे सर्वर में नहीं है तो 404 एरर देगा, ठीक है ना। एक्सेप्शन की एरर देगा, कोई जर्नल एरर आता है वो देगा, कोई PHP की एरर आती है तो वो अपने को ये देगा। तो इसके लिए क्या है, पहले से टेम्पलेट बना के इन लोगों ने रखा हुआ है। तो इसको अगर आपको डिजाइन करना है तो आप कर सकते हो, है ना। जैसे आपका 404 वाला हुआ है ना, जैसे 40 पेज नॉट फाउंड। मान लीजिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसा फंक्शन रन करते हैं जो कि अपने को नहीं मिल रहा है। तो कौन सी फाइल एक्चुअल में रन हो रही होगी, ये वाली फाइल रन होती है। इसमें देखिए हेडिंग और ये, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। दिस इज द फाइल। तो इस फाइल को आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। देखो दिस इज द फाइल, तो अपना खुद का 404 पेज हर वेबसाइट का लगभग होता है, उसको आप डिजाइन कर सकते हो कि ये वाला पेज रन होगा जब भी आपको उस तरह की आपको एरर आएगी। डेटाबेस की कोई एरर आएगी तो ये वाली फाइल रन होगी, इसमें जो भी कोड आप लिखोगे वो रन होगा। HTML का आप रखना चाहते हो, है ना, क्या क्या HTML कोई इमेज रखना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप रख सकते हो। हालांकि इनका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, आपको कोई एरर मैसेज शो करता है उसके लिए है ये, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई अमेजन वाली वेबसाइट हुई, अमेजन खोलते हैं अपन, अमेजन हुआ या फेसबुक हुआ, इसमें कोई ऐसा पेज अपन एक्सेस करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अभी मैंने XYZ अपन ने कर दिया, तो देखिए इसका जो 404 जो पेज है वो इस तरह का है कि मतलब जो URL उसको नहीं मिलता है, तो इसमें उसने अपनी वेबसाइट का लोगो लगाया है और लुक समथिंग वेंट रॉन्ग, सॉरी एड्रेस, ये फंक्शन जो है एड्रेस या फिर फंक्शन, ये इस तरह के फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है। और यहाँ एक इसने लिंक दिया है कि आप होम पेज में वापस जा सकते हो। सेम जैसा अपना क्या है लर्न वाली वेबसाइट में है, इसमें क्या है कि अगर कोई आप URL ऐसा एक्सेस करते हो जो कि इसमें नहीं है, तो कौन सा, ये वाला पेज लोड होता है। इसमें मैंने बनाया था, है ना। तो इसमें एक छोटी सी इमेज लगी है कि कोई आदमी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, फिर 404 एरर, मतलब ये पेज जो है नहीं मिला है, और बैक टू होम पेज, मैंने होम पेज की यहाँ पर लिंक दी। तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे पेजेस को डिजाइन कर सकते हो जो कि पहले से दिए हुए, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया था, एक फाइल फोल्डर और बनाया था टेम्पलेट नाम का, इसको तो क्या करेंगे अपन फिर से बना के देखेंगे। और बाकी जो फाइलें हैं ये यूजर डिफाइंड है, इसमें पहले से एक जो फाइल है वो बन के आती है, जो अपने को जैसे ही आप लोड कराते हो कोऑर्डिनेटर, वो क्या है लोड हो जाती है अपने पेज में। जैसे ये वेलकम कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट ये वाली फाइल लोड होती है, तो वो कहाँ बनी रहती है, व्यू के अंदर ही बनी रहती है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज नाम की। तो इस फाइल को आप डिलीट
कर सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल बना सकते हो या फिर इसी में चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और आज एक CRUD एप्लीकेशन, CRUD मतलब होता है कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे हम, है ना, फिर रीड करेंगे उसको, फिर अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो CRUD अपन बनाएंगे। जब कभी कोई बोले कि CRUD सिस्टम अपने को बनाना है तो CRUD का मतलब होता है क्रिएट, क्रिएट, है ना, C से क्रिएट, R से रीड, D से सॉरी U से अपडेट और D से डिलीट, है ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारी जो फंक्शनलिटी है अगर आप परफॉर्म करते हो तो वो एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन आपका बनता है। और किसी भी कंपनी में आप जाओगे, अगर फ्रेशर लेवल पे भी जाते हो तो वो बोलते हैं कि एक CRUD एप्लीकेशन हमको बना के दो, तो वो क्या देख चेक करना चाहते हैं कि आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, है ना, इतना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब अपने को आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, किसके साथ, नया कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करेंगे और उसके साथ अपन क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे वो देख। ठीक, तो ये वाला फोल्डर अभी के लिए हम क्या डिलीट कर देंगे और नया कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करेंगे। मेरे पास पहले से डाउनलोड है डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना, इसी को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट लर्न नाम से पहले से मैंने बनाया था, तो इसी को रिनेम कर लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं CRUD, CRUD डेमो, है ना, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। और इसको हम क्या करते हैं, अपने जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर यहाँ पर रख लेंगे। देखो CRUD डेमो यहाँ पर हमने रख दिया है। बाकी जो दो फाइलें थी अपनी प्रोजेक्ट लर्न, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये यूज में नहीं है अपनी, अब ये खुली हुई है यहाँ तो डिलीट नहीं होगी। और एक अपन ने क्या है, CI_learn नाम से फोल्डर बनाया, हालांकि मैं बाद में भी कर सकता था डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CRUD डेमो नाम से फोल्डर अपना रख दिया है, जिसमें CI के सारी चीजें अपनी रखी हुई है। यूजर गाइड को डिलीट कर दो यहीं से, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, या फिर आप रखना चाहो, जब तक सीख रहे हो तब तक आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड में, फाइल गए, ओपन फोल्डर में कहा जाएंगे, htdocs के अंदर अपन htdocs में CRUD डेमो वाला अपना फोल्डर ओपन कर। ठीक, बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा पेज लोड होगा, देखो कंट्रोलर में, देखो जैसे आप डाउनलोड करते हो ना, तो कैसे पता चलेगा कौन सा पेज लोड होगा, तो यहाँ एक वेलकम कंट्रोलर बना है ना, एक ही कंट्रोलर बना है, तो यही वाला कंट्रोलर लोड होगा और इसका इंडेक्स फंक्शन। और ये कौन सा व्यू लोड करा रहा है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, तो व्यू के अंदर जाएंगे, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज फाइल क्या होती है, हमारी सबसे पहले ओपन होती है। चलिए देखते हैं हो रही कि नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं, /CRUD_डेमो, सॉरी यहाँ लिखेंगे CRUD_डेमो। देखिए सबसे पहले जो अपना पेज लोड हुआ है क्या है, वही बेसिक कोडिंग वेलकम टू कोऑर्डिनेटर वाला अपना पेज लोड हुआ है। चलिए इसको भी क्या करते हैं, अपन डिलीट कर दे, ये डिलीट करेंगे। ठीक, जो पहले से बना हुआ है, देखिए ये वाली फाइल इसको नहीं मिली है, तो ये एरर क्या है, बता रहा है कि ये एरर अपने को मिली है। फिर वेलकम वाला कंट्रोलर है वो भी डिलीट कर देंगे, अपना खुद का बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पर रन करोगे तो आपको वेलकम कंट्रोलर भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पेज नॉट फाउंड वाला एरर देगा। फिर अपने को देखो कंट्रोलर बनाना है अपना खुद, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोलर में जाएंगे और अपने को खुद का एक कंट्रोलर बनाना है, तो न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम क्या रखना है, CRUD, ठीक है, CRUD.php करके अपन क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ PHP का ब्लॉक अपन ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लास बनाएंगे एक। किस नाम से क्लास बनेगी, इसी फाइल के नाम से। फाइल का नाम हमेशा कैपिटल में रखेंगे और उसी नाम से क्लास, तो क्लास का नाम भी हमेशा कैपिटल में रखेंगे। CRUD एक्सटेंड्स, किस फाइल से एक्सटेंड करेंगे, चलिए बताइए, किस किस क्लास से अपने को एक्सटेंड करना है, सबको ये बताइए। हम कंट्रोलर बना रहे हैं तो क्या है, किस क्लास से अपने को इसको एक्सटेंड करना होगा। दीपचंद, रावेंद्र, CRUD तो लिखा है अपन ने, क्लास CRUD अपन ने बना लिया है, इसको किस क्लास से एक्सटेंड करेंगे, तो ये कंट्रोलर बन जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत शुक्ला ने बताया है CI_कंट्रोलर। ठीक, तो अपन जब भी कंट्रोलर बनाएंगे तो किस क्लास से एक्सटेंड करेंगे, अपन CI_कंट्रोलर। ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हालांकि वो सजेशन अपने आप ऑटोमेटिक दे देता है। CI_कंट्रोलर से एक्सटेंड करेंगे तब कोई भी कंट्रोलर हमारा बनता है ना। कंट्रोलर बना लिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे, फंक्शन को लोड कराएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाए, पब्लिक फंक्शन
इंडेक्स, और इंडेक्स में अपन क्या करेंगे, एक फाइल को लोड करेंगे जो कि हमारा क्या है, लिस्ट दिखाएगी, जो यूजर होगा उनकी लिस्ट दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, व्यू पेज में जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं list.php, और इसमें HTML का चीज लिखते हैं। देखो व्यू में हमेशा क्या लिखेंगे अपन, HTML लिखेंगे, है ना। उसमें PHP का बहुत कम कोड रहता है, तो व्यू में अपन क्या है, सिर्फ HTML लिखेंगे। ना तो कहीं अपन PHP का कोड स्टार्ट कर रहे हैं, ना तो एंड कर रहे हैं, डायरेक्ट अपन क्या है, सिर्फ HTML लिख रहे हैं। बस उसका नाम .php होना चाहिए, मतलब जब आप नाम दोगे तो उसको .php से आप सेव करोगे, ठीक है। टाइटल में अपन लिख देते हैं लिस्ट, और यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, H1 में लिस्ट। हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें क्या है, हम यूजर को ऐड करेंगे और यूजर की अपने को यहाँ लिस्ट दिखेगी, लिस्ट ऑफ यूजर्स। ठीक, इस पेज को अपने को यहाँ लोड कराना है, तो कैसे लोड कराएंगे, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट, डॉट मतलब ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला ऑपरेटर से होता है, कि मतलब ये दिस ऑपरेटर कहलाता है, या इसको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं ना। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर को ये तीर के निशान मतलब एक डैश लगाएंगे और फिर ग्रेटर देन का साइन, तो ये क्या करेगा, इस तरह से बन जाएगा। और ये क्या है, इसके आगे लिखेंगे लोड। जब भी आपको क्या है, कोई भी व्यू लोड कराना हो, तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट लोड व्यू, और व्यू का नाम। तो व्यू का नाम, अगर ये वाला व्यू, देखिए व्यू फोल्डर के अंदर तक का अपने को एड्रेस नहीं देना है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई अपनी फाइल रखी हुई है, मतलब इसके अंदर कोई फोल्डर बना है, फोल्डर के अंदर फिर ये फाइल रखी है, तो अपने को फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद अपने को देना पड़ेगा क्या है, उस फाइल का नाम। ठीक, तो अभी तो अपना व्यू के डायरेक्ट अंदर फाइल अपनी रखी है list.php, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे लिस्ट, है ना। .php यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में कि जब भी व्यू लोड कराना हो तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट लोड व्यू, और उस फाइल का नाम, व्यू में से, व्यू के अंदर जो भी फाइल है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। और वहां अगर फाइल नहीं तो पहले आप बनाओगे, फिर यहाँ आप लिखोगे, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको इंडेक्स फंक्शन को कॉल कैसे कराएंगे आप देख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने URL में गए, उसके बाद index.php रन होती है, आपको मैंने बताया था। फिर अपना कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम क्या है, अपना CRUD है, तो यहाँ लिखेंगे CRUD CRUD। फिर स्लैश, स्लैश कौन सा फंक्शन, इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन हालांकि अपने आप रन हो जाता है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो हमने क्या है कि नहीं लिखा है और इंटर किया है, तो जो हमने इस फाइल में लिखा है, इस फाइल में लिस्ट डॉट यूजर फाइल में हमने जो लिखा है वो अपना शो हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि हमको क्या जरूरत पड़ेगी कि CSS अपने को देनी है ना। CSS अपने को देनी है, हो सकता है कि अपने को कोई इमेज भी यहाँ लगा के रखना पड़े, या बूट स्ट्रैप का अपने को यूज करना है, तो वो कैसे अपन यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट फोल्डर में आओ, जहां पर एप्लीकेशन और सिस्टम फाइल और यूजर गाइड आपकी जो बनी है, वहीं यहाँ पर क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, एसेट्स, कुछ भी नाम का आप फोल्डर रख लीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या है, लोग एसेट नाम का रखते हैं, कि बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो अपन क्या करेंगे, एसेट में रखेंगे। एसेट मतलब कि ये सपोर्टेड फाइल यहाँ रहेंगी। यहाँ अपन क्या करेंगे, 3 फोल्डर और बनाएंगे, JS की, एक फोल्डर और बनाएंगे CSS की, अरे तो ये क्या है, उसी के अंदर बन गई है, तो एक JS की, एक CSS की, और एक 5 फोल्डर और बनाएंगे हम एसेट के अंदर ही, इमेजेस। हालांकि अभी इमेजेस नहीं रखेंगे, पर आप बना के रख लो। तो CSS के अंदर अपन CSS रखेंगे, JS के अंदर JS रखेंगे, और इमेजेस के अंदर इमेजेस रखेंगे, है ना। जैसे अपन क्या है, अपना जो एक डेमो प्रोजेक्ट अपन ने बनाया था शॉपिंग वाला, तो उसमें भी एसेट फोल्डर हमने बनाया था, जिससे हमारी जो सारी फाइलें हैं, सपोर्टेड फाइलें, वो क्या है, एक जगह रखी रहे। तो अब क्या करते हैं, अपन बूट स्ट्रैप को डाउनलोड करते हैं। बूट स्ट्रैप W3 स्कूल में ही चलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, हम बूट स्ट्रैप को, ये गेट स्टार्ट में गए, यहाँ पर अपने को लिंक मिलती है, ये देखो ये सारी अपने को लिंक मिलती है। बूट स्ट्रैप 3 है, 4 करते हैं, है ना। बूट स्ट्रैप 4 में गए, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर अपने को ये 4 फाइलें मिलती हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, CSS फाइल है, तो इसकी लिंक अपन क्या है, ओपन कर लेंगे, बूटस्ट्रैप min.css URL में करेंगे, ये लोड हो जाएगी। इसके बाद सेव करेंगे, सेव कहाँ करेंगे अपन, htdocs में अपना
CRUD डेमो है, उसके अंदर अभी अपन ने एसेट नाम का फोल्डर बनाया था, चूंकि ये CSS फाइल है तो कहाँ रखेंगे, CSS फोल्डर से। ठीक, अगला है अपना JS फाइल। तो JS फाइल को भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लोड कराएंगे, सेव करेंगे। JS फाइल को किसके अंदर रखेंगे, JS के अंदर रखेंगे। अगली कौन सी फाइल है, फिर JS फाइल है, इसको भी अपन यहाँ URL में लोड कराए, है ना, और इसको भी Ctrl+S करे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। JS फोल्डर के अंदर ही है, हम सेव कर दिए। अगला भी अपना यही फोल्डर JS फाइल ही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेव कर। ठीक है, अपनी तीनों कितनी फाइलें हैं, 4 हैं। तो एक CSS थी, 3 JS फाइलें थी, वो हमने क्या करी है, लोड करा ली है। चलिए देखते हैं आई कि नहीं। तो देखो CSS के अंदर अपनी CSS फाइल आ गई और JS के अंदर अपनी तीनों JS फाइल हो गई। अब इनको क्या है, अपने को लोड कराना है अपने HTML में। तो कैसे उसको लिखेंगे ये हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर कैसे लोड कराएंगे, आप फोल्डर का पाथ दोगे या फिर कैसे अपन यहाँ लोड कराएंगे वो देखते हैं। तो हमने क्या है कि जब मैंने बोला था कि अपन प्रोजेक्ट को लेंगे तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके बेस URL सेट करते, ठीक है ना। बेस URL सेट करेंगे तो अपन क्या देंगे, फोल्डर का नाम कहाँ तक का, अपना लोकल होस्ट और CRUD डेमो। यहां तक क्या करोगे आप, लोकल होस्ट http:// होस्ट और अपने फोल्डर तक का नाम, यहां पर अपन क्या करेंगे, वो बेस URL में प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेल्पर अपने को लोड करना रहता है, तो ऑटो लोड फाइल में जाएंगे और हेल्पर वाला सेक्शन सर्च करेंगे कि कहाँ है हेल्पर। ये ड्राइवर हो गया, ये अपना हेल्पर। तो यहाँ एक चीज अपने को लोड करानी रहती है, URL हेल्पर। URL हेल्पर के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो CI URL हेल्पर के बारे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ कोऑर्डिनेटर 3 के डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको मिलता भी है इसके साथ, उसमें क्या कर सकते हो आप, लोड कर, मतलब पढ़ सकते हो। तो अपने को लोड कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट लोड हेल्पर URL, है ना। और अपने को ऑटो लोड कराना है तो सिर्फ ऑटो लोड में आप हेल्पर वाले सेक्शन में जाके URL लोड करा सकते हो, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से फंक्शन अपने को देता है, तो देखो कौन कौन से फंक्शन अपने को देता है, इसकी लिस्ट ये देगा। सबसे पहले साइट URL देता है, पैरामीटर साइट URL, रिटर्न साइट URL, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये साइट URL अपने को देता है, हाँ, रिटर्न द साइट URL एज स्पेसिफाई इन कॉन्फिग फाइल, द इंडेक्स डॉट PHP फाइल और वॉट एवर यू हैव सेट इन योर साइट इंडेक्स पेज इन कॉन्फिग फाइल विल बी एडेड टू URL एज विल एनी URL सेगमेंट पास द फंक्शन प्लस URL सफिक्स एज सेट इन योर कॉन्फिग फाइल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपन कॉन्फिग फाइल में साइट URL भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ बेस URL गए, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, साइट URL भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और ये अपने को क्या रिटर्न करेगा, साइट URL। साइट URL क्या करता है, देखो फंक्शन में अपन इसमें गए, इसमें p टैग लगाए और यहाँ पर साइट URL फंक्शन, चूंकि अपन क्या कर रहे हैं, साइट URL फंक्शन, इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं, साइट URL को एक्सेस कर सकते हैं। अब या इसमें देखो अपने को साइट URL कहाँ तक का देता है, ये अगर हम इसको हटा देते हैं तो वो क्या करता है, अपना जो बेस URL रहता है, जो बेस URL रहता है, प्लस यहाँ देखो कॉन्फिग में अपन ने क्या लिखा है, index.php फाइल जो ऑटोमेटिक क्या है, रन होती है, उसके साथ क्या है, अपने को ये साइट URL फंक्शन रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ से index.php हटा देता हूं तो वो क्या करेगा, साइट URL से भी index.php हटा देगा। तो चूंकि अभी हमको index.php की जरूरत है क्योंकि सबसे पहले वही लोड होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहने देंगे। और अगर आपको साइट URL एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे यहां से एक्सेस कर सकते हो। तो एक फंक्शन अपना क्या हुआ, URL का, URL हेल्पर का। जब आप URL हेल्पर लोड कराओगे तो आपको ये सारे फंक्शन अपने को मिलेंगे। तो एक तो मिला साइट URL, सेकंड मिलेगा अपने को बेस URL, ठीक है ना। सेकंड अपने को क्या मिलेगा, बेस URL। तो हम क्या करेंगे, यहां अगर बेस URL कॉल करते हैं तो जो भी हमने स्पेसिफाई किया है कहां पर, बेस URL में, ये क्या होगा, अपने को यहाँ पर रिटर्न करेगा। वो लिस्ट वाले पेज में बेस URL क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िग में जो बेस URL हमने सेट किया है वो भी क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा। तो अगर अपने को
अपने को देखना है कि अपना फोल्डर का पाथ क्या है, तो हम क्या करेंगे, अपन बेस यूआरएल वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा बेस यूआरएल। लेकिन इसके लिए अपने को क्या लोड कराना पड़ेगा, हेल्पर में यूआरएल हेल्पर। कौन सा हेल्पर, यूआरएल हेल्पर, ये याद रखिएगा। और देखिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये अपने को पूरी लिस्ट देता है। बेस यूआरएल हो गया, ठीक है ना। फिर करंट यूआरएल, अभी अपना जो यूआरएल है वो करंट यूआरएल कौन सा है वो भी देता है। ठीक, हम गए यहाँ लिखे लिस्ट में, ये बेस यूआरएल हुआ, यहाँ लिखे अपन करंट यूआरएल। हालांकि बेस यूआरएल और करंट यूआरएल देखो सेम ही होगा। देखो हाँ, करंट यूआरएल अपने को दिया कि कौन सा अपन फंक्शन रन करा रहे हैं और किस फोल्डर में है अपन अभी। तो अभी जो करंट यूआरएल अपना बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, http लोकल होस्ट क्रैड डेमो फिर index.php। अपन ने जो भी यूआरएल में ये लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दे रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर अपने को करंट यूआरएल चाहिए है ना, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, अपन करंट यूआरएल से ले सकते हैं, ठीक ना। फिर अपना क्या है, URI स्ट्रिंग, रिटर्न द URI सेगमेंट ऑफ एनी पेज दैट कंटेन्स द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ URL वाज ये, द फंक्शन वुड रिटर्न ब्लॉग ये। हाँ, URI स्ट्रिंग। देखिए अपन क्या है, एक और फंक्शन कॉल कराते हैं, सॉरी, URI स्ट्रिंग, वो क्या अपने को रिटर्न करेगा। देखो URI स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है, अपना जो साइट यूआरएल हुआ, साइट यूआरएल भी लिख लेते हैं, साइट यूआरएल, बेस यूआरएल के बाद साइट, या फिर इसको ऊपर रख लेते हैं क्योंकि ये पहला फंक्शन। ठीक, देखिए अपना क्या है, साइट यूआरएल ये हुआ, और उसके बाद अगर कौन सा कंट्रोलर आप लोड कराए हो, कंट्रोलर के अंदर अगर कोई फंक्शन लोड कराते हो आप, जैसे इंडेक्स आप फंक्शन लोड कराते हो, तो हमारा क्या होता है, इसके आगे वो भी लिख लेता हूँ, साइट यूआरएल बेस यूआरएल। बहुत जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो समझ में आएगा। फिर ये है अपना करंट यूआरएल। यूआरएल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अपने को कौन सा फंक्शन देगा, कौन सी हेल्पर देगा, यूआरएल हेल्पर देगा। फिर अपने को URI स्ट्रिंग, तो क्या होगा, URI स्ट्रिंग क्या देता है अपने को, URI स्ट्रिंग क्या देगा अपने को, देखो साइट यूआरएल, अपने को साइट यूआरएल देता है विथ index.php। बेस यूआरएल सिर्फ वही देता है जो अपन ने बेस यूआरएल में सेट किया है। कंट्रोल करंट यूआरएल क्या करता है, अपने को पूरा कंट्रोल, जो करंट अपना यूआरएल बार में जो लिखा है, जो अपना यहाँ यूआरएल लिखते हो ना आप, एड्रेस लिखते हो, एड्रेस बार में जो भी आपका लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट कर देता है। और URI स्ट्रिंग क्या करता है कि आपका जो साइट यूआरएल है उसके बाद की जितनी चीजें हैं अपन अगर पास करते हो, यहाँ ABC बाई ये आप पास करोगे, तो जो भी अपना साइट यूआरएल के बाद है वो क्या करेगा, आपको URI स्ट्रिंग में आपको रिटर्न करेगा कि आपने कौन कौन से पैरामीटर और कौन सा कंट्रोलर, कौन सा मेथड आपका रन हो रहा है, ये आपको कौन रिटर्न करेगा, URI स्ट्रिंग। जितने भी आप URL के बाद अपन लिखते जाओगे उसको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो कभी कभी अपने को जरूरत पड़ती है इस फंक्शन की, ठीक है। फिर अपन आते हैं इंडेक्स पेज। हाँ, रिटर्न द साइट इंडेक्स पेज एज स्पेसिफाई इन योर कॉन्फिग फाइल। तो इंडेक्स पेज अपन अभी कौन सा दिया हुआ है वो अपने को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स पेज, और यहाँ भी इंडेक्स पेज। चलिए ये देखो index.php हमने क्या है, कॉन्फिग फाइल में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हमको index.php फाइल देता है। अगर index.php की जगह हम कोई दूसरी फाइल देते हैं तो उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये जब क्या है, बना बनाया जब प्रोजेक्ट होता है तो ये सारी चीजें अपने को देनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, उनको गेट कर सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा इंडेक्स पेज कौन सा है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो अपने देखना है। फिर आगे है एंकर, क्रिएट अ स्टैंडर्ड HTML एंकर बेस्ड ऑन योर साइट यूआरएल। ठीक है ना, ये एंकर क्या करता है, साइट यूआरएल के हिसाब से एक एंकर टैग अपने आप क्रिएट करता है। जैसे चेक करते हैं अपन, एंकर ANCHOR एंकर, अपने को जो ये अपने को CSS और ये सारी चीजें लोड करानी है ना, तो ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये देखो एंकर टैग अपना क्या रिटर्न कर रहा है, अपने को साइट यूआरएल रिटर्न करता है। एंकर टैग क्या करेगा, साइट यूआरएल रिटर्न करेगा, और साथ में जो भी आपको बनाना हो कि इसके आगे अपने को क्या और ऐड करना है, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपने को प्रोवाइड कराएगा, मतलब यूआरएल प्रोवाइड कराएगा। इसका भी यूज अपन क्या करेंगे, अभी देखेंगे।
लिखेंगे। जैसे इसके अंदर 3 पैरामीटर लेता है, कौन कौन से, यूआरएल, टाइटल और एट्रीब्यूट। तो यूआरआई मतलब अगर मान लीजिए कोई अपने को फंक्शन रन कराना है, जैसे हम क्या करते हैं, ये डेमो इंडेक्स हुआ है ना, हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन और बनाते हैं क्रड में ही, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स तो बन गया है, एक ही नाम के 2 फंक्शन नहीं बनते हैं। यहाँ ऐड यूजर नाम का अपन क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, और अपन क्या करते हैं, दिस डॉट लोड व्यू में क्या करते हैं, एक ऐड यूजर नाम की एक फाइल भी अपन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में ऐड यूजर, जरूरी नहीं है कि आपका ऐड यूजर और ये सब सेम रहे, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है, रिलेटेबल रहेगा तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ऐड यूजर डॉट पीएचपी फाइल बनाया और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लोड कर देंगे। ऐड यूजर नाम की अपन ने फाइल बनाई, डॉट पीएचपी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ एचटीएमएल पेज में जाएंगे और यहाँ अपन ने टाइटल में लिख दिया है ऐड यूजर, ठीक। यहाँ क्या करेंगे अपन, ऐड यूजर हो गया। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर h1 टैग में लिखते हैं, अरे सॉरी, h1 टैग में ऐड यूजर पेज है ना, ऐड यूजर, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे, बाद में बनाएंगे है ना, अभी क्या है, अभी के लिए ऐड यूजर वाला पेज ही रखते हैं। अब क्या है, हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाला जो पेज है अपना, मान लीजिए क्रड का ये जो इंडेक्स वाला पेज है, यहाँ पर कोई लिंक देना चाहते हैं जो कि अपने को ऐड यूजर वाले पेज में लेके जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रड वाले पेज में, या सॉरी लिस्ट वाले पेज में, यहाँ लिखेंगे कहाँ ले जाना है अपने को, ऐड यूजर वाले पेज में ले जाना है। तो एक पहला पैरामीटर ऐड करेंगे जो कि स्ट्रिंग होगा, यहाँ कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रड, क्रड जो फंक्शन है उसके अंदर अपना कौन सा ऐड यूजर वाला जो फंक्शन है, कहाँ है, देखो कॉन्फिग, अरे क्रड के अंदर ऐड यूजर वाला फंक्शन है, यहाँ पर अपने को रीडायरेक्ट कर क्रड स्लैश ऐड यूजर। तो हमको क्या करेगा, एक लिंक बना के देगा। देखो लिंक भी बनाने के लिए अपने को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ हमने क्या लिखा है, एक एंकर फंक्शन देता है, वो एंकर फंक्शन में आप पास कर दो कि कौन सा कंट्रोलर और उसकी कौन सी मेथड में आपको लिंक बनानी, तो वो क्या करेगा, वो लिंक बना देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, लिंक बना देगा। अब इस लिंक में अपन क्लिक करेंगे तो वो कहां पर ले जाएगा अपने को, ऐड यूजर वाले पेज में, देखो क्लिक करें, ऐड यूजर वाले पेज में लेके गया है। साथ में देखो यूआरएल भी अपने क्या है, चेंज हो गई है, क्रड स्लैश ऐड यूआरएल। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, यहाँ पर अपन आते, एंकर टैग लिखते, यहाँ href में लिखते http:// यहाँ अपने को ये सब क्या है पता होना चाहिए, ये सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। अपन क्या है ये बनाएंगे तो सेम अपना काम क्या करेगा, वो एंकर ए टैग, और यहाँ पर अपने को ये वाली चीज, देखो बैक करा अपन ने, रिफ्रेश। तो ये एंकर टैग जो हमने यूजर डिफाइंड खुद से बनाया, और ये क्या है कि सीआई ने, कोऑर्डिनेटर ने अपने से ये बना के दिया है विद द हेल्प ऑफ एंकर फंक्शन, ठीक है ना। एंकर टैग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, क्रिएट एचटीएमएल एंकर बेस्ड ऑन योर ये, ठीक है ना, टाइटल और एचटीएमएल एट्रीब्यूट। इसको देखते हैं और कैसा अपना यूज होता है, माई न्यूज ये, हाँ देखो। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह का यूआरएल बना सकते हैं। अब एंकर टैग क्या है कि टोटल 3 पैरामीटर लेता है, तो अपन क्या है 2 पैरामीटर में, पहले पैरामीटर में यूआरएल दिए कि कहां तक बनाना है, सेकंड में जब आप देखते होंगे कि कोई भी एंकर टैग में अपन क्या है, ए टैग के बीच में कोई वैल्यू देते हैं तो वो टेक्स्ट देता है अपने को, जैसे ऐड यूजर वाले पेज में अपने को जाना है तो हम क्या लिखते हैं, एंकर टैग में बीच में ऐड यूजर, ऐड यूजर लिखते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐड यूजर वाले आप पेज में चले जाते हो। तो इसमें कैसे बनाएंगे अपन, एंकर टैग की मदद से एंकर वाला फंक्शन अपन यूज करेंगे, यहाँ सेकंड पैरामीटर में लिख देंगे ऐड यूजर, जो भी आपको टेक्स्ट देना, ऐड यूजर, तो जो भी आपको टेक्स्ट देना है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। देखो ऐड यूजर ये क्या है, लिख दिया है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको उस वाले पेज में ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो एंकर टैग अपनी ही वेबसाइट की अगर कोई लिंक अपने को देनी है तो अपन क्या करेंगे, एंकर टैग की मदद से
दे सकते हैं। तो ये सेम वेबसाइट में अपने काम करती है। आप एंकर टैग की मदद से गूगल की लिंक नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो बेस यूआरएल मतलब साइट यूआरएल तो पहले से वो रखता है ना। साइट यूआरएल पहले से ही वो क्या करता है, क्रिएट करके रखता है। तो जब भी अपने को एंकर टैग बनाना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एंकर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आप ऐसे भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ इस तरह भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट यूआरएल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइट इक्वल टू साइट यूआरएल। साइट यूआरएल अपना देंगे, इसके अंदर भी अपन क्या लिख सकते हैं, crud स्लैश एड यूजर। तो ये भी फंक्शन क्या करता है, अपने को क्रिएट करके सेम लिंक देगा। देखो सेम लिंक क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन इसकी मदद से अपन क्या कर सकते हो, ये वाला जो टेक्स्ट है वो नहीं दे सकते हो। इनका टैग में वो भी दे सकते हो आप, इसमें नहीं दे सकते हो। तो यहाँ अपने को मैनुअली देना पड़ेगा। तो यहाँ एड यूजर या फिर एड न्यू यूजर अपने को लिखना है। तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को, साइट यूआरएल की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो अगर एंकर टैग आपको पूरा का पूरा बनाना है तो एंकर टैग की एंकर फंक्शन से, नहीं तो अपन साइट यूआरएल से बना ही सकते हैं। अगला देखते हैं फंक्शन। इसमें देखिए किसी को समझ में नहीं आएगा ना तो तुरंत अपन क्या करते हैं, पूछ लेंगे। फिर अगला है एंकर पॉपअप। ये क्या करता है, नियरली आइडेंटिफाई द एंकर फंक्शन एक्सेप्ट इट ओपन द यूआरएल इन न्यू विंडो। यू कैन स्पेसिफाई जावास्क्रिप्ट विंडो एट्रीब्यूट इन थर्ड पैरामीटर टू कंट्रोल हाउ द विंडो इज ओपन एंड इफ द थर्ड पार्टी पैरामीटर इज नॉट सेट विल सिंपली ओपन न्यू विंडो विद द ब्राउजर सेटिंग। ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, एंकर पॉपअप अपने को बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, एंकर पॉपअप मैसेज का यूज करेंगे। एक्सप्रेशन टैग में मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है ना। crud एड यूजर, ये अपन ने उसका यूआरएल दे दिया है और उसमें क्या अपने को टेक्स्ट दिखाना है वो भी अपन ने दे दिया। ठीक। थर्ड पैरामीटर होता है अपना उसकी विंडो की साइज वगैरह सेट करना। तो पहले अपन देखते हैं एड यूजर। अब ये देखिए क्या अपने को जनरेट करके देता है। तो देखो इसमें क्या है, ऑन क्लिक फंक्शन भी ऐड कर दिया है। विंडो डॉट ओपन HTTP जो भी यूआरएल ये ओपन करता है और ब्लैंक पेज में अपना ओपन करेगा। तो ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट भी यहीं पर ऐड कर देता है। तो हम ये जावा स्क्रिप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है कि नई विंडो ओपन करेगा। हम ऐड यूजर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, नए पेज में अपना ओपन करेगा। फिर अपन क्या है, एक चीज और लिख सकते हैं, इसकी कुछ सेटिंग है वो भी अपन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एरे में कुछ सेटिंग है कि विंडो किस तरह का होगा। चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं PHP का एक छोटा सा ब्लॉक अभी के लिए। नहीं तो ये सारी चीजें अपन क्या है, कंट्रोलर से भेजते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ और इस एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, थर्ड पैरामीटर में पास करेंगे। देखो बाकी सारी चीजें, पूरा एग्जाम्पल जो है आपका लिखा हुआ है उस पेज में, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको लिखा हुआ है। और बाकी सारे फंक्शन विथ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश किया मैंने पेज, इसको मैंने क्लिक किया तो देखो एक नया विंडो ओपन होता है। देखो नया विंडो ओपन हुआ, सेम जो यूआरएल हमने दिया था। यहाँ पर देखो हाइट विड्थ भी अपन सेट कर सकते हैं और स्क्रीन में किस जगह पर ओपन है। देखो जैसे अभी क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, लेफ्ट में अपना, लेफ्ट के 0 में और हाइट भी 0 में क्या करता है, ये अपने को ओपन करता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन X कर देता हूँ 200 पिक्सल और Y भी क्या कर देता हूँ 200 पिक्सल, है ना। तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन में भी दिखाएगा। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी नया पॉपअप खुले, ये देखो पहले यहाँ खुल रहा था, ऊपर यहाँ पर खुल रहा था, अब दोबारा खुला है तो क्या है, यहाँ पर खुलेगा। और इसकी साइज जो हमने सेट की है यहाँ पर, वही अपनी साइज ओपन हुई है। तो इसको अगर 40 बाई 40 करना चाहे या 40 बाई 80 करना चाहे, है ना, तो ये पिक्सल में लेता है, कितने बाई कितने पिक्सल का अपने को लेना। रिलोड करें, ऐड यूजर, देखिए ये छोटा सा विंडो अपना ओपन हुआ। कितना बड़ा विंडो अपने को ओपन करना है ना, कहाँ पर ओपन करना है, ये भी अपन क्या कर सकते हो, यहाँ एंकर पॉपअप की मदद से दिखा सकते हो। ठीक है। और इसमें कुछ चीजें और है कि स्क्रॉल बार रहेगा कि नहीं रहेगा, स्टेटस बार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रिसाइजेबल है कि नहीं है। मतलब देखो अभी ये रिसाइजेबल यस है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, इसको बड़ा कर पा रहे हैं, है ना। अगर रिसाइजेबल अपन ने क्या कर दिया है, नो कर दिया, तो हम देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। ये किया अपन ने, अब ये देख यहाँ भी
रिसाइजेबल कर रहा है इसको, या फिर अपन इसको हटा ही देते हैं। अभी भी ये रिसाइज, मेरे ख्याल से ये विंडो का प्रॉब्लम होगा, है ना, ये रिसाइज करने दे रहा है। बाकी यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उसको भी सेट कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अपन पढ़ेंगे, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी अपने को प्रोजेक्ट में। अभी के लिए तो यही है। और कुछ इसमें फंक्शन है, जैसे मेल वाली लिंक अपने को क्रिएट करनी है, ठीक है ना, हमने जो ये HTML में बताया था ऑटो लिंक है, तो ये क्या काम करती है, ये अपन क्या करेंगे, चेक कर करके देखेंगे कि कौन सी चीज क्या यूज करती है, ठीक है ना, कौन सी चीज क्या यूज करती है ये अपन देखेंगे। ये रिडायरेक्ट फंक्शन भी अपन क्या ये यूज में आएगा सबसे ज्यादा, ये भी अपन देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से अपने को डॉक्यूमेंटेशन इसका पढ़ना है, और जो भी इसके फंक्शन है वो आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो, ठीक ना। अभी मैंने साइट URL, बेस URL, करंट URL, तो आपका आज का असाइनमेंट ये क्या है कि URL के जितने भी फंक्शन है वो क्या करोगे, आप रन करके देखोगे, और वो कैसे क्या वर्क करता है वो आप देखोगे। नहीं समझ में आता है तो कल की अपन क्लास में जो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे URL हेल्पर का, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हटा देता हूं मैं, ये हटा देता हूं, और ये एट्रीब्यूट का एरर देगा क्योंकि एट्रीब्यूट मिलेगा नहीं, है ना। हम क्या कर रहे थे, लिस्ट ऑफ यूजर बना रहे थे, तो ये सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ, ये अपना दिखेगा नहीं। साइट URL, और इसको क्या करोगे, आप पढ़ोगे अपने साइट URL, मतलब URL हेल्पर में जितने भी फंक्शन है उसको क्या करोगे, आप पढ़ोगे। हम क्या करेंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ यूजर आएगा, और क्या कर रहे थे अपन, मेन काम क्या था अपने को, एसेट से JS CSS फाइलें अपने पेज में क्या है, इंक्लूड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS फाइल कहाँ इंक्लूड करनी पड़ती है अपने को, पेज के ऊपर। तो लिस्ट वाला पेज तो ठीक है, यहाँ अपन जाएंगे स्टाइल शीट, लिखते हैं लिंक, लिखते हैं लिंक, ठीक है ना, लिंक स्टाइल शीट। यहाँ HREF में अपने को क्या लोड कराना है, CSS। तो कैसे लोड कराएंगे, कौन सी बूट स्ट्रैप min डॉट CSS। तो देखा था अपन ने जब बेस URL वाला फंक्शन जब देख रहे थे अपन, बेस URL फंक्शन जब अपन क्या कर रहे थे, यहाँ प्रिंट करा रहे थे, तो ये कहां तक का अपने को फंक्शन देता है, ये सेमीकोलन कहां से, तो ये अपने को कहां तक का URL देता है, अपने फोल्डर तक, ठीक है ना। तो एक चीज तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अपना फिक्स रहेगा कि बेस URL अपने को यहाँ देना है, ठीक। फिर सेकंड चीज है अपना कि फोल्डर तक का अपना फंक्शन देता है, मतलब यहाँ तक का वो फंक्शन देता है, ये CRUD डेमो जो अपना है यहाँ तक का फंक्शन। अब इसके अंदर आपका एसेट नाम का फोल्डर है, तो ये कहाँ लिखेंगे आप, इसके अंदर लिख सकते हो ASSETS, एसेट नाम का फोल्डर है। फिर उसके अंदर कौन सी फाइल है अपनी, CSS फोल्डर है। फिर उसके अंदर कौन सी फाइल है अपनी, बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CSS। तो ये क्या करता है अपना, वो वाली CSS को लोड कर देगा, ठीक। बेस URL कितना रिटर्न करता है अपने को, फोल्डर तक का पाथ रिटर्न करता है ना, HTTP के साथ। फिर क्या करते हैं अपन, उसमें ऐड कर देंगे कि और कौन कौन सी चीजें अपने को चाहिए। तो CSS लोड करनी है, तो CSS का पूरा एड्रेस, एसेट फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट CSS फाइल का नाम, ये अपन ने लिख दिया। तो ये क्या करेगा, CSS फाइल को लोड करा लेगा। चलिए देखते हैं कराता है कि नहीं। अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग क्या है, यूज होनी चाहिए। देखो ये देखो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग, ये देखो अपने टेक्स्ट जो है वो कुछ चेंज हुए हैं ना, मतलब अपनी जो CSS फाइल है वो क्या है, लोड हो गई। CSS फाइल क्या है, लोड हो गई है। अब अपने को क्या है, स्क्रिप्ट फाइल भी लोड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, यही लिखते हैं ना बॉडी के पहले, बॉडी जहां बंद होती है उसके जस्ट पहले, तो यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट। और SRC में अपन क्या लिखेंगे, वही बेस URL, क्योंकि बेस URL अपने को कितना रिटर्न करता है, फोल्डर तक का पाथ रिटर्न करता है, उसके आगे का अपने को देना रहता है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और JS पहले तो एसेट, ASSETS एसेट, फिर JS, फिर कौन सा अपने को लोड कराना रहता है, ये कौन बताएगा, देखो बूटस्ट्रैप में यहाँ jQuery slim डॉट min डॉट JS। तो देखो jQuery slim डॉट min डॉट JS, ये वाली लोड करानी है अपने को, jQuery डॉट slim डॉट min डॉट JS, ठीक ना। आप फाइल का नाम और ये सब क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो।
नेम किया मैंने, यहाँ कॉपी किया, जिससे क्या है गलती ना। फिर अपने को 3 बार ये लोड करानी है, तो फिर उसके बाद पॉपर वाला लोड कराते हैं, फिर उसके बाद कौन सा बूट स्ट्रैप बंडल वाला लोड कराते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, POPPER पॉपर, पॉपर को ऊपर, और उसके बाद अपन क्या लोड कराएंगे, बूट स्ट्रैप डॉट UMBLE डॉट मिल डॉट JS। ये सारी फाइलें अपन ने क्या है लोड करा दी। देखो डॉक टाइप, यहाँ HTML का अपन ने CSS फाइल लोड कराई है, यहाँ अपन ने क्या किया है स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट फाइल लोड करा दी है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मान लो अपना प्रोजेक्ट हम सर्वर में अपलोड करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे और वहां अपने सर्वर का एड्रेस देंगे, तो बाकी सारी चीजें अपनी क्या है ऑटोमेटिक वो ले लेगा, है ना। नहीं तो अपन को हार्ड कोड देना पड़ेगा कि HTTP फिर लोकल होस्ट, फिर हर जगह जाके अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बेस URL के साथ देंगे, साइट URL के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि साइट URL में index.php भी लोड करा देता है वो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब भी यहाँ जावा स्क्रिप्ट या CSS फाइल अपने को लोड करानी हो अपनी एक्सटर्नल, है ना, तो अपन क्या कराएंगे, यहाँ पर इस तरह से बेस URL के साथ देंगे। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये बताओ। बेस URL की मदद से अपन क्या है फाइल का एड्रेस देते हैं, तो ये अपने को ऑटोमेटिक जनरेट करके वही देता है। देखो अगर इसको राइट क्लिक करके अपन इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये क्या करता है, ये पूरा अपना जैसे CSS फाइल अपन ने लोड कराई है, जैसे CSS अपन ने लोड कराई है, तो ये क्या करेगा, HTTP लोकल होस्ट CRUD डेमो ये फोल्डर का नाम, फिर एसेट वाला फोल्डर, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप min.css, ये पूरा URL ही देता है। ऐसे ही अपन जो अपन जावा स्क्रिप्ट में लोड कराए, हाँ ये जावा स्क्रिप्ट जो फाइलें अपन ने JS की फाइलें लोड कराई है, तो उसमें भी देखो अपना पूरा URL दे रहा है, JS के अंदर कौन सी फाइल है, फिर एसेट JS कौन सी फाइल है, और ये तीसरी फाइल भी अपनी लोड हुई, ठीक। तो इससे क्या है, अपन क्या करें कि बूट स्ट्रैप अपना लोड हो गया, बूट स्ट्रैप लोड हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे हेडर फुटर अपने को यूज करना है वो अपन यूज कर सकते हैं, और इसकी बटन वगैरह अपने को बनानी है तो वो क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। तो एक मैंने क्या किया, एक एंकर बनाता हूँ, ANCHOR एंकर, है ना। एंकर में क्या करते हैं अपन, एड यूजर, तो CRUD/add यूजर वाला जो फंक्शन है वो अपन कॉल कराएंगे। यहाँ क्लास लिखते हैं, टाइटल में लिखेंगे, टाइटल मतलब बीच का टेक्स्ट जो एंकर ए टैग के बीच में जो आता है, तो यहाँ एड न्यू यूजर। इसके एट्रीब्यूट में हम क्या कर सकते हैं, एक एरे पास कर सकते हैं, यहाँ क्लास भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्लास btn प्राइमरी, प्राइमरी, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने को बूट स्ट्रैप वाली बटन देगा। अच्छा, प्राइमरी बटन इसकी ऐसी होती है, क्या बना है? ये कैसे पता चलेगा, अपन बूट स्ट्रैप पढ़ चुके हैं ना। यहाँ देखो बटन वाले में जाओगे, तो यहाँ किस तरह से अपने को बटन देने की, क्लास क्या है बटन प्राइमरी, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, क्लास और बटन प्राइमरी। तो ये क्या करेगा, अपने को उस लिंक की यहाँ बटन ऐड कर देगा, प्राइमरी ऐड यूजर नाम की अपन ने बटन यहाँ पर लोड कर दी, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, ऐड न्यू यूजर में क्लिक करेंगे तो कहां पर ले जाएगा, ये ऐड यूजर वाले पेज में जाएगा, और ऐड यूजर वाले पेज में अपन क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ CI फॉर्म FORM फॉर्म हेल्पर, इसमें क्या है कि फॉर्म हेल्पर भी आता है जो अपने को फॉर्म बना के देगा। देखो तो उसके लिए क्या लोड कराना पड़ेगा, दिस डॉट लोड हेल्पर फॉर्म। अब देखो कुछ चीजें हैं अपने को कि बार बार लोड करानी पड़ सकती हैं, जैसे इस वाले फंक्शन में तो अपने को कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन इस वाले फंक्शन में अपने को क्या है, फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो या तो आप ऑटो लोड में लोड करा दो और जहां पर यूज करना चाहो वहां पर यूज कर सकते हो, या फिर अपन क्या करेंगे, दिस डॉट लोड हेल्पर और यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या अपने को मिलता है।
ठीक है। अब देखो इसके स्केपिंग फॉर्म फील्ड अवेलेबल फंक्शन। हाँ, अवेलेबल फंक्शन अपने को कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो फॉर्म ओपन पोस्ट और ये, ठीक है। अपने को फॉर्म ओपन कराना है तो क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। कोई भी फॉर्म, इसके देखो कौन कौन से फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो जो जो अपने को यूज होंगे वो अपन क्या करेंगे, फॉर्म का यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड यूजर में गए, यहाँ अपने को फॉर्म बनाना है, तो हम क्या किए, यहाँ इक्वल टू लिखे फॉर्म ओपन। और फॉर्म ओपन में क्या देते हैं अपन, जब कोई फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये पोस्ट फॉर्म बनाता है, और इसमें क्या देंगे अपन, एक्शन। एक्शन में क्या देना है अपने को, यही वाला दे देते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, ऐड यूजर वाला फंक्शन दे देते हैं। तो CRUD CRUD के अंदर ऐड यूजर वाला फंक्शन अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब ये क्या करेगा, देखो अपन इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का अपना फॉर्म बनाता है। इसको एक कंट्रोल यू भी कर, तो देखो ये फॉर्म बनाया। फॉर्म में देखो एक्शन ये लिखा पूरा, लोकल होस्ट CRUD डेमो इंडेक्स डॉट PHP CRUD ऐड यूजर, यहाँ तक मेथड पोस्ट और ये भी कुछ चीजें सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, ये ऐड करता है। ये एक्सेप्ट कैरेक्टर UTF-8, ये कहाँ अपने को मिला था, इंडेक्स डॉट PHP, सॉरी कॉन्फिग डॉट PHP में देखो UTF-8 अपने को कहीं मिला था, ये देखो कैरेक्टर सेट UTF-8। तो यहाँ से ये क्या करता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से उठाता है, ठीक। अब क्या है, फॉर्म अपन ने ओपन किया है तो फॉर्म को कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो फॉर्म क्लोज वाला फंक्शन भी हो गए, फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज, ORM क्लोज, देखो फॉर्म क्लोज वाला फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म क्लोज, फॉर्म क्लोज में गए, फॉर्म कहाँ, ऐड यूजर वाले अपना पेज में गए, इस फॉर्म को क्या करना है अपने को, क्लोज करना। तो अपने को अगर कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर भी आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, फॉर्म के बाद टैग ऐड करेगा, पर हमको ऐसा कुछ लिखना नहीं। तो हमने सिर्फ क्या लिखा है, फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। तो ये क्या करेगा, फॉर्म को ओपन करेगा और ये वाला क्लोज कर देगा। चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो फॉर्म इसने ओपन किया और इसने फॉर्म को क्लोज कर दिया, ठीक। ये अपना देखो पूरा HTML भी क्या करता है, जनरेट करके दे रहा है। फिर अपने को इनपुट लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट अपने को अगर चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप अपने को टेक्स्ट देना है, तो हाँ फॉर्म इनपुट, ये अपने को फॉर्म इनपुट क्या है यहाँ पर दे रहा है। तो फॉर्म इनपुट कैसे बनाएंगे अपन, फॉर्म इनपुट यूजर नेम, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या क्या करेंगे, वैल्यू भी दे सकते हैं, चाहो तो दे सकते हो, ठीक ना। या फिर प्लेस होल्डर देना है अपने को, कुछ और देना है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हैं। फॉर्म इनपुट डेटा, फॉर्म इनपुट, यहाँ मैच वैल्यू साइज स्टाइल, चलिए देखते हैं। तो फॉर्म इनपुट अपना पहला इनपुट ओपन कर, यहाँ गए, लिखे इक्वल टू फॉर्म इनपुट, किस नाम से बनाना है, तो फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, ये बनाया है अपन ने। तो देखो ये क्या करता है, इनपुट टैग बनाया है और यहाँ HTML में लिखते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में क्या दिखा है अपना, फर्स्ट नेम, ठीक है ना। तो इसने बना दिया। अब अपने को क्लास भी देना, तो देखते हैं यहाँ एरे ऐसा देता है क्या, पहला तो सेकंड वैल्यू, सेकंड पैरामीटर में वैल्यू देता है, तो अभी अपने को वैल्यू ब्लैंक रखनी है ना। तो ब्लैंक रख देते हैं, यहाँ एक एरे देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ एरे के वैल्यू देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। चेक करते हैं किस तरह का स्पेलिंग जनरेट करता है ये। देखो प्लेस होल्डर में स्पेलिंग, हाँ PLACE, प्लेस होल्डर की स्पेलिंग गलत है। तो अपन ने क्या किया है, यहाँ एरे में ऐड किया है, आपको एक्स्ट्रा जो पैरामीटर देना है तो वो क्या करेंगे अपन यहाँ पर से दे सकते हैं। देखो प्लेस होल्डर, और किस तरह का यहाँ अपने को जनरेट करेगा, देखो इसके अंदर इसने प्लेस होल्डर भी रख दिया। क्लास भी ऐड करेंगे अपन, क्लास क्योंकि बूट स्ट्रैप अपन यूज कर रहे हैं तो बूट स्ट्रैप की क्लास ऐड करेंगे, क्लास FORM फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल। चलिए ये ऐड हुआ कि नहीं, रिफ्रेश, FORM कंट्रोल, बूट स्ट्रैप में जाते हैं, बूट स्ट्रैप में जाते हैं फॉर्म्स में, और यहाँ क्या बनता है अपना, फॉर्म कंट्रोल। हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी नहीं है, गलत, पर ये आना चाहिए।
तो ये फॉर्म कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉर्म ग्रुप शायद अपन ने ऐड नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, CI_कंट्रोलर से ये वाला फॉर्म लेके चलते हैं और इसमें जो जो चीजें अपने को जरूरत पड़ेगी वो अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर से अपन बनाएंगे। फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया। इसके अंदर अपन डिव में क्लास फॉर्म ग्रुप बनाए। फिर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये तो फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर इसको लिखते हैं तो शायद अपना फॉर्म सही आए। क्लास की ऐड क्यों नहीं आ रहा, अच्छा हाँ सॉरी देखो क्यों नहीं आ रहा है। क्लास तो बकायदा सब कुछ सही से लोड हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सी चीजें नहीं लिखी है, लिस्ट में जो ये सारी चीजें अपन ने लिखी थी, बूट स्ट्रैप ये, और बूट स्ट्रैप मतलब बूट स्ट्रैप की CSS फाइलें, ये क्या है अपने को वहां भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड यूजर में जाते हैं, यहाँ पर CSS लोड करा देते हैं इसकी, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, तब क्या है बूट स्ट्रैप लोड होगा। अभी तो बूट स्ट्रैप लोड ही नहीं हो रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये देखो फॉर्म ग्रुप में फर्स्ट नेम अपना क्या है, ऐड हो गया। मैं क्या है इतना बड़ा नहीं चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, एक रो लेंगे div.row और div.call MD6, और ये फॉर्म को अपन क्या करेंगे, कॉल MD6 के अंदर रख देंगे। ये बूट स्ट्रैप का है, इससे कोऑर्डिनेटर का कोई लेना देना नहीं है, जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर्म इनपुट क्या है, ये कोऑर्डिनेटर की क्लास, ठीक। ये हो गया, आधे में क्या है ये अपना आ रहा है। एक चीज और ऐड कर लेते हैं अपन बॉडी में, क्लास कंटेनर। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी पैडिंग भी छोड़ देगा। ये देखो कंटेनर, तो ऐड यूजर अपना क्या है यहाँ पर आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं और कौन कौन से इनपुट है अपने, कौन कौन से फंक्शन है क्लास वाले इसमें फॉर्म हेल्पर में। तो इनपुट तो अपन ने बना लिया है, फॉर्म ओपन कर लिया है, फॉर्म को इनपुट बना लिया। अब देखो अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अपने को अपलोड करने वाली अगर कोई फॉर्म बनाना है, तो ये क्या करेंगे, फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। तो ये किस तरह का अपने को जनरेट करके देगा, जो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अपन ऐड करते हैं ना, ENC टाइप, वो क्या करेगा अपने को ये यहाँ पर ऐड करके दे, ठीक है। फिर फॉर्म में हिडन फील्ड अपने को ऐड करनी है, तो फॉर्म हिडन है। और देखते हैं फॉर्म इनपुट, ये यूजर नेम हुआ। अब अपने को क्या है, फुल नेम हुआ। अब अपन क्या है कि लेबल भी एक ऐड करेंगे, तो देखना यहाँ लेबल का भी ऑप्शन रहता है, फॉर्म पासवर्ड, फॉर्म अपलोड, फॉर्म टेक्स्ट एरिया, फॉर्म ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, फॉर्म मल्टी सेलेक्ट, फॉर्म फील्ड सेट क्लोज, फॉर्म चेक बॉक्स भी बना सकते हैं, यहाँ रेडियो भी बना सकते हैं। ये आया अपना लेबल, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, कौन सा फंक्शन है अपना, फॉर्म लेबल। लेबल बनाना है क्योंकि अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे अपन फॉर्म इसको भी लोड करा लेते हैं बराबर, फॉर्म लेबल जो अपना फंक्शन है, ये लेबल में लिखना क्या है अपने को, फर्स्ट नेम लिखना है, और ये किसकी आईडी को अपना रिप्रेजेंट करेगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो फॉर्म लेबल फर्स्ट नेम कॉमा आईडी यहाँ देनी पड़ती है, तो ये फर्स्ट FIRST_नेम, ये आईडी देंगे। कोई अलग से अपने को अगर क्लास ऐड करनी है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो क्या है अपन यहाँ पर सिर्फ इसको वो दे दीजिए आईडी, है ना। तो यहाँ एक एट्रीब्यूट ऐड और करेंगे आईडी, और ये आईडी का नाम क्या होगा अपना, फर्स्ट_नेम। देखिए तो ये क्या करेगा, अपना लेबल भी जनरेट करके देगा। यहाँ सोर्स में जाते हैं तो देखिए डिव में फॉर्म ग्रुप, ये लेबल आया, लेबल फर्स्ट नेम, ठीक है ना। और फॉर भी देखो ये ऐड कर दिया है उसमें, और इस ये किसको डिनोट करेगा, इसको इनपुट टाइप फॉर्म नेम, है ना। इसको एंटर करता हूँ, अगली लाइन में आने के लिए, हाँ खाना खाली भी आई थी, फॉर्म क्लोज एंटर मार देता हूँ, तो अगली लाइन में आएगा। तो अपना सही से वो क्या करेगा, दिखेगा। तो ये लेबल बना है अपना, देखिए फॉर्म दिखेगा कैसे, फर्स्ट नेम, इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये वाला जो लेबल है इसमें कनेक्ट हो गया, है ना। ये फर्स्ट नेम का अपन ने बना दिया। फिर दूसरा जो अपना बनेगा, देखो दूसरा जो HTML लिखेंगे, यहाँ लास्ट नेम, इसका जो नेम होगा इनपुट का
चलो अपन क्या करते हैं, खुद से बनाएंगे जिससे याद हो। तो अपन क्या है, एक्सप्रेशन टैग ओपन किए, यहाँ लिखेंगे फॉर्म, LABEL लेबल। अगला कौन सा लेबल होगा अपना, लास्ट नेम का, और उसकी आईडी क्या होगी, लास्ट नेम। ठीक, फिर इनपुट इसका निकालेंगे, टेक्स्ट बनाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट, और यहाँ क्या है, किस नाम से रहेगा, तो लास्ट नेम। वैल्यू इसमें कुछ भी डाल के नहीं रखना है। अगर वैल्यू आपको रखना है कि लास्ट नेम इसमें पहले से वैल्यू फिल रहे, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। फिर अपना थर्ड पैरामीटर है, एक एरे पास करेंगे जिसमें बाकी आपकी चीजें रहेंगी, जैसे प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में यहाँ पर लिखा रहेगा लास्ट नेम। फिर क्लास, क्लास में भी यही रहेगा फॉर्म, CTROL कंट्रोल, और यहाँ क्या रहेगी, आईडी, और आईडी क्या रहेगी, लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये हो गया अपना लास्ट नेम का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बन गया। देखो शुक्ला इसमें पहले से लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने क्या है, सेकंड पैरामीटर में इसकी वैल्यू दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि अपन की वैल्यू यहाँ अभी दिख नहीं रही है। अपन को जरूरत कब पड़ेगी वैल्यू दिखाने की, जब हम एडिट वाला पेज बनाएंगे, कि पहले से अपने को फॉर्म में वैल्यू फिल करा के रखनी है और उसको अपने को एडिट करना है। तो उस केस में अपना यूज आएगा यहाँ सेकंड वाला पैरामीटर, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला पैरामीटर है अपना क्या है, फॉर्म ग्रुप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेंडर सेलेक्ट कराएंगे, ठीक है ना। और एक अपन ड्रॉप डाउन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जेंडर, और यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं अपन। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, यहाँ सेलेक्ट का होगा, सेट सेलेक्ट ये है, और सेट सेलेक्ट ये फंक्शन अपन लिस्ट ऊपर ही रहती है अपनी, तो देख लेते हैं। ये है अवेलेबल फंक्शन, ओपन हुआ, मल्टीपॉट, हिडन, इनपुट, पासवर्ड, फाइल अपलोड, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म, ड्रॉप डाउन। हाँ, फॉर्म क्या है, ड्रॉप डाउन अपने को बनाना है। तो ये देखिए अपन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ इनपुट की जगह अपन क्या करेंगे, फॉर्म का ड्रॉप डाउन। अब इसमें अपने को ऑप्शन भी क्या है, ऐड करना है। तो ऑप्शन भी अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये ऑप्शन हालांकि अपना कंट्रोलर से उठ के आता है, पर अभी क्या है कि अपन यहीं पर बना लेंगे PHP में, ठीक है ना। तो यहाँ ड्रॉप डाउन अपन ने फॉर्म का ओपन किया है। कौन कौन से पैरामीटर देना है, तो पहला तो अपने को देना है नेम, किस नाम से नेम रहेगा इसका, ठीक है ना। कौन सा नेम रहेगा, तो नेम अपना रहेगा जेंडर का, है ना, जेंडर। कौन कौन से ऑप्शन देना है, तो उसके लिए अपने को क्या है, यहाँ एरे पास करना पड़ेगा। एरे में, सॉरी, एरे अपन पढ़ चुके हैं, एरे वाला चीज PHP में, कोर PHP में, है ना। एरे में अपन क्या है, यहाँ एसोसिएटिव एरे देंगे। जैसे मेल के लिए अपन क्या लिखेंगे, मेल। ये देखिए कैसा अपना आ रहा है, पहले देख लेंगे। ये देखिए मेल अपना यहाँ पर आ रहा है, ये किस तरह का अपना जनरेट करा रहा है। देखिए जेंडर में वैल्यू स्मॉल में गई है, कैपिटल में अपने को जो दिखाना है वो अपना आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही फीमेल, और क्या टेक्स्ट अपने को दिखाना है, यहाँ फीमेल, एंड थर्ड अदर, एंड यहाँ ठीक। फिर थर्ड में अपने को क्या है कि एट्रीब्यूट ऐड करना है। सॉरी, थर्ड में क्या है कि कौन सा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा वो अपने को ऐड करना है यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट मान लो मैं फीमेल सेलेक्ट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ दे दूंगा कि कौन सा अपने को बाय डिफॉल्ट क्या है, सेलेक्ट करवा के रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट फीमेल सेलेक्ट करवाता हूँ। और थर्ड में क्या करेंगे, अपन एक्स्ट्रा पैरामीटर अपन ऐड कर सकते हैं, माने क्लास और आईडी वगैरह। तो एक्स्ट्रा में एरे, और यहाँ अपन क्या करेंगे, क्लास देंगे। क्लास में फॉर्म, FORM फॉर्म, कंट्रोल, और फॉर्मेट, और आईडी। चलिए ये देखिए कैसा अपना जनरेट हुआ है। फॉर्म ग्रुप, जेंडर अपना लेबल आया है, उसके बाद सेलेक्ट वाला अपना ओपन हुआ है, जिसमें कि आईडी इसकी
जेंडर है, नेम जेंडर है, फॉर्म कंट्रोल, ऑप्शन में पहला मेल है। और देखिए फीमेल को अपन ने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी कि फीमेल सेलेक्ट रहे, तो देखिए फीमेल में क्या आ रहा है, सेलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पर भी अपन जाएंगे तो ये क्या करेगा, जेंडर में फीमेल अपना सिलेक्टेड, तो फीमेल, स्पेलिंग मेरे को सही नहीं लग रही फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड पैरामीटर। अपन क्या करते हैं, अब ईमेल ऐड करते हैं कि इनपुट टाइप ईमेल ऐड होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ div डॉट फॉर्म ग्रुप एक और ऐड करेंगे, और यहाँ लेबल ऐड करेंगे ईमेल के लिए, बराबर फॉर्म लेबल। और अगला किसके लिए अपने को ऐड करना है, जिसमें दिखाना क्या है, ईमेल, और ये किस आईडी के लिए रहेगा, ईमेल के लिए, फॉर्म, ठीक। इंटर किए, यहाँ अपने को ईमेल करना है तो फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट, या फिर ईमेल है क्या अपने पास, देख लेते हैं, ईमेल, चलो नहीं, ठीक है ना, ईमेल वाला ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं दिख रहा। फॉर्म ओपन, ईमेल सेंड, ईमेल सेंड, ईमेल सेंड, इनपुट टाइप फॉर्म नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म इनपुट ओपन करेंगे, इसमें टाइप ईमेल ही तो देना है अपने, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म इनपुट में गए और किस नाम से बनाएंगे, ईमेल नाम से बनाएंगे, वैल्यू इसमें ब्लैंक रखेंगे, है ना, सेकंड पैरामीटर में। थर्ड पैरामीटर में अपन इसके एक्स्ट्रा पैरामीटर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे पहले में टाइप और ईमेल, ठीक है, ईमेल रख लेते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप इक्वल टू ईमेल दिया, क्लास भी ऐड कर देते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल और आईडी ईमेल। देख लेते हैं ये आया कि नहीं आया। यहाँ पर आईडी अपनी नहीं आई है, क्यों, फॉर्म इनपुट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था अपन ने। ये ईमेल की फील्ड ऐड हुई है, तो इसका प्लेस होल्डर अपने को चेंज करना है, बस और कुछ नहीं।